किया जाए। हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉलिड स्टेट का एक नया लेक्चर आपके पास लेकर के आए हैं। ये आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब देखिए, ये दो स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक स्ट्रक्चर डायमंड है, दूसरा स्ट्रक्चर ग्लास है। एक स्ट्रक्चर डायमंड है, दूसरा स्ट्रक्चर ग्लास है। इन दोनों स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखेंगे। जब इसका हम लोग जब माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, किसका, डायमंड का और ग्लास का। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग ये दो स्ट्रक्चर को देखा जाए। पहला स्ट्रक्चर डायमंड है, दूसरा स्ट्रक्चर ग्लास है। देखिए, दोनों को देखा जाए। देखिए ऐसे, देखिए ये दोनों आर सॉलिड है। लेकिन आप इसको देखिए, आप ध्यान से देखिए, आप दोनों स्ट्रक्चर को देखिए। क्या है डायमंड का स्ट्रक्चर? ये डायमंड का स्ट्रक्चर में क्या है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। देखो, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसा है, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है। देखिए, नीला नीला, लाल लाल, नीला नीला, लाल लाल, नीला नीला, लाल लाल, नीला नीला। यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है। ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर ऑर्डरली अरेंज्ड हो और बार बार रिपीटेशन होता हो, बार बार क्या होता हो, रिपीटेशन होता हो, वैसे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमारे पास दो तरह का सॉलिड हो सकते हैं। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। आप क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे, यानी वैसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर ऑर्डरली अरेंज्ड होता हो और बार बार रिपीटेशन होता हो, ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसका एक एग्जांपल है डायमंड, यानी द सॉलिड इन विच constituent particle regularly arranged throughout and repeated again and again and repeated again and again in different pattern is called crystalline solid. लेकिन एमॉर्फस सॉलिड, ऐसा सॉलिड, देखिए ये ग्लास का, ये डायमंड का, ये ग्लास का, क्या इसमें पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट है? नहीं, पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। हाँ, कहीं कहीं रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता हो, वैसे को बोलते हैं क्रिस्टलेट। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलेट। यानी ऐसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता हो, वैसे सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। वैसे सॉलिड को क्या बोलेंगे? एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, सॉलिड दो तरह का, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। आप बोलो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे? वैसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होता हो, बार बार रिपीटेशन होता हो और उसका रिपीटेशन एकदम डिफरेंट पैटर्न में होता हो, ऐसे सॉलिड को बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसका एग्जांपल है डायमंड। एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे? यानी ऐसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता हो, बार बार थ्रू आउट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता हो, ऐसे को बोलेंगे एमॉर्फस सॉलिड। उसका एग्जांपल क्या है? ग्लास। इसमें ध्यान रहे कि इसमें कहीं कहीं रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता हो, ऐसे को क्या बोलेंगे? जहां पे रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता हो, वैसे को क्रिस्टलेट बोलेंगे। वैसे को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रिस्टलेट। देखिए, पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डरली फैशन, यानी कि ऑर्डरली फैशन में पार्टिकल अरेंज है। इसमें क्या होगा? पार्टिकल आर कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी कि डिसऑर्डर्ड है। ये इसका ऑर्डरलेस है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, बस दिमाग में बैठा है। जिसमें
ऑर्डरली अरेंज होगा ऐसे को बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जिसमें ऑर्डरली अरेंज नहीं होगा उसको बोलेंगे उसको एमोर्फस सॉलिड। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे? देखिए, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड constituent particles such as atom, ion or molecule are regularly arranged in different pattern for long range। इसमें देखिए पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट पैटर्न का होगा। ऐसे सॉलिड को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। आप इसे नोट भी कर लें। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा कि जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है या तो एटम हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। इन पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा होगा? एकदम रेगुलर होगा। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। अब जैसे देखिए इसमें क्या है बाबू, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे पार्टिकल ऐसे, इसमें क्या होगा? रेगुलरली अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न फॉर लॉन्ग रेंज, इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों पार्ट क्या है? सेम ऑर्डर, दोनों पार्ट का अरेंजमेंट कैसा है? सेम है। दिस इज कॉल्ड रेगुलर पैटर्न। देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज रिपीटेड इटसेल्फ, नहीं पीरियडिकली ओवर, मतलब ये रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसका एग्जांपल क्या है बताओ? ये NaCl, डायमंड, सॉलिड आयोडीन, गोल्ड, जितना मेटल होंगे, क्वार्ट्ज, जितने भी मेटल होंगे ये दे आर ऑल आर, जितने मेटल होंगे, NaCl होंगे, जितने आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड, ये दे आर क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको? जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जैसे एटम, मॉलिक्यूल और आयन का रिपीटेशन होता हो, बार बार रिपीटेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला है एमोर्फस सॉलिड। इसमें पार्टिकल जो है, देखिए यहाँ पे ध्यान रहे, देखिए अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, जो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसका एमोर्फस सॉलिड नहीं, वो ऑर्डरली फैशन में नहीं होगा। एमोर्फस सॉलिड में ये ऑर्डरली फैशन में नहीं होगा। हाँ, कहीं कहीं ऑर्डर हो सकता है, जो कहीं कहीं ऑर्डर हो सकता है उसको बोलेंगे क्रिस्टलेट, और उस छोटे स्मॉल रीजन का जो बिहेवियर होगा, उस स्मॉल रीजन का जो बिहेवियर होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा होगा। देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे कहीं कहीं छोटा सा जगह होगा, नहीं टीनी ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पोर्शन इन बिटवीन नॉन ऑर्डरली स्ट्रक्चर, यहाँ छोटा छोटा ऑर्डरली स्ट्रक्चर हो सकता है। इसको, इस टीनी स्ट्रक्चर को क्रिस्टलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलेट। और इसका बिहेवियर, इन लोगों का बिहेवियर क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा होता है। आप इसे नोट कर लें। नोट कर लें। क्या होगा इसका? ओवरऑल अरेंजमेंट क्या होगा? डिसऑर्डर होगा, जैसे ग्लास, जैसे रबड़, जैसे प्लास्टिक। अब दिमाग में बिठा लें, जितने भी आपके पॉलीमर होते हैं, जैसे टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉली शब्द जिसमें लग गया, दे आर एमोर्फस सॉलिड। दिमाग में बैठा ले, एमोर्फस सॉलिड जिसमें जो भी पॉलीमर होगा, दे आर एमोर्फस सॉलिड। अब ये देखिए एमोर्फस सॉलिड, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कांच लगा हुआ है। अब इस कांच को, अगर ये कांच बहुत पुराना हो गया, कांच अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो देखिए, अगर हम इस कांच को निकाल के देखा जाए, देखिए अब इस ओल्ड बिल्डिंग का कांच है, देखिए कांच को निकाल के देखिए। जब हम इस कांच को निकाल के देखेंगे तो देखिए इसका बॉटम मोटा है, इसका बॉटम क्या है? मोटा है।
अब ये बताइए, ये जो ओल्ड बिल्डिंग का कांच है, ये ओल्ड बिल्डिंग का कांच है, इसका बॉटम मोटा हो जाता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ओल्ड बिल्डिंग का कांच नीचे में बॉटम मोटा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ सर? हम बोले नीचे में मोटा हो रहा है, देखिए नीचे में मोटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रेविटी का नीचे आ रहा है और ये फैल रहा है, यानी फ्लो कर रहा है। और फ्लो करने की टेंडेंसी किस में होता है? फ्लो करने की टेंडेंसी लिक्विड में होता है, फ्लूइड में होता है। इसका मतलब इसमें लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है। किसमें? लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? कि ये फैल रहा है, और फैलने का गुण केवल और केवल लिक्विड में होता है। इसीलिए ग्लास को आप सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जा सकता है। ग्लास को क्या कहेंगे? सुपर कूल्ड लिक्विड। देखिए इसको समझें, जैसे देखो इसको, ये नीचे में मोटा है। ये क्यों मोटा है? थिकर एट बॉटम। क्यों? टॉप में, टॉप ऑफ विंडो ये क्या है? पतला है थोड़ा सा। ये क्यों होगा? ये ग्रेविटी के चार्ज मॉलिक्यूल फ्लो डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। और फ्लो क्यों फ्लो करना है? इसका मतलब इसका प्रॉपर्टीज किसका है? लिक्विड का है। और लिक्विड का प्रॉपर्टीज होने के चलते इस ग्लास को हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड कहेंगे। हालांकि ये फ्लो करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होता है, बहुत ही स्लो होता है। दिस प्रोसेस वेरी स्लो एंड टेक 100 of years, कई साल लग जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, नहीं। तो लेकिन एक सवाल और भी आता है कि कभी कभी क्या होता है कि ग्लास का जो ओल्ड बिल्डिंग का जब 100 of years हो गया, ओल्ड बिल्डिंग का जो ग्लास है वो मिल्की हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ये तो आपका ग्लास समझ में आ रहा है कि ये एमोर्फस सॉलिड है। हाँ, एमोर्फस सॉलिड है, लेकिन इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है। फ्लो करने की टेंडेंसी होने के चलते, इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होने के कारण इसे आप सुपर कूल्ड लिक्विड कहें। और ये फ्लो करने की टेंडेंसी लिक्विड में होता है, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। अब देखें हम लोग अब हम लोग देखें ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का अगर ये पुराना बिल्डिंग होगा तो इसका जो ग्लास होता है बिकम मिल्की। ऐसा सवाल भी आता है, तो क्यों मिल्की हो जाता है? तो भैया इसमें क्या होता है कि दिन में ये गर्म होता है सनरे से, और रात में ये क्या होता है? ठंडा होता है। तो जो इसका पार्टिकल डिजॉर्डर था, ये हीटिंग और कूलिंग होने के चलते, लगातार हीटिंग और कूलिंग होने के कारण इसका जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड हो जाता है। इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर जाता है। किस फॉर्म में? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्यों? ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग के कारण। हीटिंग और कूलिंग के कारण ये किस में चेंज कर जाता है? तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर जाता है। इसीलिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज कर जाने के कारण ये मिल्की दिखाई देता है। इसका मतलब कि एमोर्फस सॉलिड को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, हीटिंग और कूलिंग के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखा जाए अब due to ability of amorphous solid to flow like liquid, atmospheric solid are called supercooled liquid और क्या? supercooled liquid और pseudo solid। क्या बोलेंगे उसको? supercooled liquid और pseudo solid। आज हम लोग बात करने वाले हैं अब डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस लिखा जाए तो पहला डिफरेंस तो दोनों का डिफिनेशन ही है। पहला डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफिनेशन है। क्या है दोनों का डिफिनेशन? कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो रेगुलर अरेंज होगा थ्रू आउट। इसमें क्या होगा? पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं होता होगा, ये डू नॉट अरेंज रेगुलरली। तो देखो इसको, पहला डिफरेंस तो हम लोग को समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या होगा? पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है? एकदम डिफरेंट है। और सुनो, यहाँ पे ध्यान रखें,
ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट डिफरेंट है। पहला, दोनों का बीच का डिफरेंस पहला कि उसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो होगा थ्रू आउट रेगुलर होगा, उसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्रू आउट रेगुलर नहीं होगा। दूसरा डिफरेंस मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा देखिए मेल्टिंग पॉइंट। देखिए आप सेकेंड डिफरेंस देखिए मेल्टिंग पॉइंट। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन देखिए, चारों पोर्शन क्या एक जैसा है कि नहीं है? अगर चारों पोर्शन एक जैसा है तो यानी कि सेम अरेंजमेंट है। अगर ये पोर्शन का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री सी होगा। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सी होगा? 100 डिग्री सी होगा। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सी होगा? 100 डिग्री सी होगा। इसका मतलब कि ये सारे का एक मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा। क्या होगा? शार्प होगा। देखिए द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन एवरी पोर्शन इज सेम। ड्यू टू दिस एवरी पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट एट सेम टेम्परेचर। सब का सब एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, सब का सब एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा बाबू। ठीक है, 100 डिग्री से 100 डिग्री से 100 डिग्री से, इसीलिए एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? शार्प होगा। लेकिन आप इसको देखो, क्या आप यहां पे देखें, 4 पोर्शन है, क्या हर पोर्शन अलग अलग है या नहीं है? हर पोर्शन अलग अलग है, तो क्या सभी पोर्शन का मेल्टिंग पॉइंट एक होगा कि अलग अलग होगा? सारे पोर्शन का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे देखें यहां पे, समझें, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए 105 है तो 108, 100 है तो 110। इसका मतलब एक मेल्टिंग पॉइंट जो होगा कभी 108 पे मेल्ट करेगा, कभी 104 पे मेल्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ के बीच में मेल्ट करेगा, यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के रेंज पे मेल्ट करेगा। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? एक का मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट? क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। और जो ये है एमोर्फस सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये वाइड रेंज ऑफ, यानी कि मेल्ट एट सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के रेंज में मेल्ट करेगा। अगला प्रॉपर्टी देखा जाए हम लोग, देखिए अगला बात करें आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। देखिए आइसोट्रोपी की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर इन आइसोट्रोपिक इन नेचर। इन आइसोट्रोपिक इन नेचर कहने का मतलब कि ये इन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं, ये सारे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में अगर सेम होगा, सभी डायरेक्शन में क्या होगा? सेम होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे उसको? आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। यानी कि अगर ये सारे प्रॉपर्टीज जिस सब्सटेंस, जिस सॉलिड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज are same in all direction in the space are called isotropic substance, and this properties is called isotropy. ये जो है, ये एमोर्फस सॉलिड ऐसे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज के होते हैं। एमोर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज के होते हैं। जबकि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज के होते हैं। इसका मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज
सभी डायरेक्शन में सेम नहीं होगा, इसको देखा जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। जैसे देखो कैसे, इसमें देखिए आप, इसमें पार्टिकल के अरेंजमेंट ऑल आर ब्लू। अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो रेड ब्लू अल्टरनेट अरेंजमेंट है। और देखिए इस लाइन में देखते हैं तो देखिए रेड ब्लू है, लेकिन एक काम देखें, यह रेड ब्लू तो है, अल्टरनेट अरेंजमेंट है, बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज मोर। देखिए इस डायरेक्शन में ऑल आर ब्लू, इस डायरेक्शन में रेड ब्लू अल्टरनेट है, इस डायरेक्शन में रेड ब्लू है। देखिए इस डायरेक्शन में भी रेड ब्लू है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम, थोड़ा सा कम है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि तीन डायरेक्शन लिखे, तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। और जब पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है। समझ में आया? देखिए सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज इन लोग का, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारा चीज ये सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अगला है बाबू एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। क्या है कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा ये सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा, सभी डायरेक्शन में सेम होगा, यानी कि वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखिए सारा का सारा हरा है, इस डायरेक्शन में भी सारा का सारा हरा है, इस डायरेक्शन में भी सारा का सारा हरा है, यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, थर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होगा, नहीं है, नेग्लिजिबल वेरिएशन, मतलब लगभग सेम होता है। अगला बात करें हम लोग क्लीवेज विथ नाइफ, यानी क्लीवेज प्रॉपर्टीज काट के देखा जाए। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब अगर नाइफ से काटा जाए तो नाइफ से काटेंगे तो एकदम क्लीन कटेगा। किसको काटा जाए तो बाबू, किसको काटा जाए, किसको, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर काटा जाए तो क्लीन कटेगा, लेकिन एमोर्फस सॉलिड को काटेंगे तो क्लीन नहीं कटेगा। जैसे देखिए इस वीडियो को देखा जाए, देखिए जैसे काटे, देखिए क्लीन कटा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लीन क्लीवेज एंड स्मूथ सरफेस। लेकिन अगर ये एमोर्फस सॉलिड को काटे तो देखिए यहां पर देखिए बाबू क्लीन नहीं कटेगा, ये इरेगुलर सरफेस होगा। तो हम समझते हैं आप एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस जान गए होंगे। एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच डिफरेंस याद रखना होगा, और ये डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अगला लेक्चर में हम लोग इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। आप लोग इस चैनल EduServe थिंक फॉरवर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।